प्यारे बच्चों, अब हम लोग चक्रवर्ती गुप्त राजवंश के विषय में बात करेंगे। यह एक ऐसा पड़ाव है कि कुषाण वंश का विघटन होता है। चतुर्थी शताब्दी ईस्वी में पश्चिमी पंजाब में यद्यप कुषाण वंश का शासन था, लेकिन पूर्व की ओर उसका कोई प्रभाव नहीं था। गुजरात तथा मालवा के पश्चिमी भाग में शक अभी भी सक्रिय थे, परंतु उनकी शक्ति का उत्तरोत्तर ह्रास होता जा रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्यतः यह काल अराजकता का काल था, अव्यवस्था का काल था, दुर्बलता का काल था। देश में कोई ऐसी शक्तिशाली या केंद्रीय शासन प्रणाली नहीं थी जो एक छत्र शासन व्यवस्था की स्थापना कर सकते, और यह एक ऐसे महान सेना नायक के महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए सबसे सुनहरा अवसर प्रस्तुत करता है। और इसी के फलस्वरूप मगध के गुप्त राजवंश में ऐसे महान सेना नायकों का उदय होता है। चक्रवर्ती गुप्त राजवंश के बारे में कहा गया है कि यत्र राज्ञा धृतम धर्मः, यत्र सत्यम प्रतिष्ठितम, तत्र सुखम जगत सर्वम गुप्तेभ्यः प्रणम्यताम। यह समय था राजधर्म के स्थापना का, यह समय था सत्य के स्थापना का, यह समय था समृद्धि के स्थापना का, और यह सब कुछ गुप्त वंश में आपको दर्शन होते हैं। प्यारे बच्चों, गुप्त इतिहास के जानने के अगर साधन के बारे में हम लोग बात करें तो हमें साहित्यिक तथा पुरातात्विक दोनों ही तरह के प्रमाण प्राप्त होते हैं। साहित्यिक साधनों में पुराण सर्वप्रथम है। पुराणों में विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराणों को हम गुप्त इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक मान सकते हैं। इनमें गुप्त वंश के प्रारंभिक इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। विशाख दत्त कृत देवी चंद्र गुप्तम नाम का नाटक है। इसे गुप्त वंशीय नरेश रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में सूचना प्राप्त होती है। अधिकांश विद्वान महाकवि कालिदास को गुप्तकालीन विभूति मानते हैं। शूद्रक कृत मृक्षकटिक एवं वात्स्यायन के काम सूत्र से भी गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के बारे में हमें काफ़ी रोचक सामग्री प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा बच्चों, अगर हम देखें तो विदेशी यात्रियों का विवरण भी गुप्त इतिहास के पुनर्निर्माण में काफ़ी सहायक है। फाहियान का नाम इस रूप में विशेष रूप से लिया जाता है। वह चीनी यात्री था। फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। मतलब 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के बीच में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था, और इसी समय में वो कभी आया था। उसने मध्य देश की जनता का वर्णन किया है। 7वीं सदी के चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण से भी गुप्त इतिहास के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती है। उसने कुमार गुप्त प्रथम, शक्रादित्य, बुद्धगुप्त, बालादित्य आदि गुप्त शासकों का उल्लेख किया है। कुमार गुप्त ने ही नालंदा महावीर की स्थापना करवाई थी, ऐसा विवरण प्राप्त होता है। वह बालादित्य को हूण नरेश मेहर कुल का विजेता बताता है, और इसकी पहचान नरसिंह गुप्त बालादित्य से किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर पुरातात्विक प्रमाणों की बात करें बच्चों, तो गुप्त राजवंश के इतिहास के पुनर्निर्माण में काफ़ी सामग्री प्राप्त हो जाती है। इनका 3 भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है। यह है अभिलेख, दूसरे हैं सिक्के, और तीसरा है स्मारक। अभिलेख में गुप्तकालीन अभिलेखों में सर्वप्रथम उल्लेख समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख से किया जा सकता है। यह एक प्रशस्ति है जिसमें समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक, दिग्विजय और उसके व्यक्तित्व पर विशद प्रकाश पड़ता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी से प्राप्त गुहा लेख से उसके दिग्विजय की सूचना प्राप्त होती है। कुमार गुप्त प्रथय के समय
के लेख उत्तरी बंगाल से मिलते हैं, जो इस बात के सूचक हैं कि इस समय तक संपूर्ण बंगाल का भाग गुप्तों के अधिकार में आ गया था। इसी तरह जूनागढ़ से प्राप्त अभिलेख से पता चलता है कि उसने इतिहास प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसके अलावा और भी अनेक अभिलेख एवं दान पत्र मिले हैं, जिनसे गुप्त काल की अनेक महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होती है। अब अगर हम देखें तो इन सभी अभिलेखों की भाषा जो है वो बिल्कुल संस्कृत है और इनमें दी गई तिथियां गुप्त वंश की है। इतिहास के साथ ही साथ साहित्य की दृष्टि से भी गुप्त वंश का अभिलेखों का विशेष महत्व है। इनसे संस्कृत भाषा का साहित्य के पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण मिलता है। हरिसेन द्वारा विरचित प्रयाग प्रशस्ति तो वस्तुतः एक चरित काव्य ही है। अगर बच्चे हम लोग इनके अगले स्रोत सिक्के के बारे में बात करें तो गुप्त वंशी राजाओं ने अनेक प्रकार के सिक्के चलाए थे। ये स्वर्ण, रजत तथा तांबे के हैं। स्वर्ण सिक्कों को दिनार, रजत सिक्कों को रूपक या रूप्यक और ताम्र सिक्कों को माशक कहा जाता था। एलन अल्टेकर आदि विद्वानों ने गुप्त कालीन सिक्कों का विस्तृत अध्ययन किया। अनेक सिक्कों पर तिथियां भी उत्कीर्ण है, जिनके आधार पर हम तत्व संबंधी शासकों का तिथि निर्धारण कर सकते हैं। कुछ शासकों से कुछ सिक्कों से कुछ विशिष्ट घटनाओं की सूचना प्राप्त होती है। जैसे एक प्रकार के सुवर्ण सिक्के के मुख्य भाग पर चंद्रगुप्त एवं कुमार देवी की आकृति है तथा पृष्ठ भाग पर लिच्छवयः शब्द उत्कीर्ण मिलता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकन्या कुमार देवी के साथ में विवाह किया था। इसी तरह समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्कों से उसके अश्वमेध यज्ञ की सूचना प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के व्याघ्रहनन प्रकार के जो सिक्के हैं, उससे उसकी पश्चिमी भारत अर्थात शक प्रदेश के विजय की सूचना प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश में एरण तथा भिलसा से रामगुप्त के कुछ सिक्के मिलते हैं और जिनसे हम उसकी ऐतिहासिकता का पुनर्निर्माण करने में सहायता प्राप्त करते हैं। अगर स्मारक की बात किया जाए तो गुप्त काल के अनेक मंदिर हैं, स्तंभ हैं, मूर्तियां हैं एवं चैत्य गृह या गुफा मंदिर है प्राप्त होते हैं। मंदिरों में भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा ये जबलपुर में है का विष्णु मंदिर, नचना कुठार मध्य प्रदेश के भूतपूर्व अजयगढ़ रियासत में है वर्तमान में, वहाँ का पार्वती मंदिर, देवगढ़ या झांसी का दशावतार मंदिर, भीतरगांव कानपुर का मंदिर तथा लड़खान ऐहोल के समीप के मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मंदिरों के अतिरिक्त अगर सारनाथ, मथुरा, सुल्तानगंज, करमदंडा, खो, देवगढ़ आदि स्थानों से महात्मा बुद्ध, भगवान शिव, भगवान विष्णु आदि के देवताओं की मूर्तियां प्राप्त होती है और इनसे तत्कालीन तक्षण कला का प्रकाश पड़ता है। मंदिर तथा मूर्तियों के साथ ही साथ बाघ, यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है, तथा अजंता के कुछ गुफाएं, इसमें 16वीं गुफा और 17वीं गुफा का नाम लिया जा सकता है, के चित्र भी गुप्त काल के ही माने जाते हैं। अजंता के चित्रों का विषय धार्मिक है। बाघ की गुफाओं के चित्र लौकिक जीवन से संबंधित हैं। इन चित्रों के माध्यम से गुप्तकालीन समाज की वेशभूषा, श्रृंगार, प्रसाधन एवं धार्मिक विश्वास को समझने में सहायता मिलती है। इस प्रकार अगर देखें तो साहित्य एवं पुरातत्व दोनों के माध्यम से हम लोग गुप्तकालीन इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। बच्चों, अगर हम लोग उत्पत्ति तथा मूल निवास स्थान के बारे में बात करें तो इनके उत्पत्ति का भी चारों मत प्राप्त होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी के बारे में हम लोग क्रमशः थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं संक्षेप में। विद्वानों ने इस राजवंश को शूद्र से लेकर के ब्राह्मण जाति तक का सिद्ध करने का अलग अलग प्रयास किया है। अब शूद्र अथवा निम्न जाति की उत्पत्ति का अगर मत है तो
काशी प्रसाद जायसवाल का नाम इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उनकी धारणा है कि गुप्त नरेशों ने निम्न वर्ण से संबंध होने के कारण ही अपने अभिलेखों में अपनी जाति का उल्लेख नहीं किया है। अपने मत की पुष्टि के लिए उन्होंने कौमुदी महोत्सव नामक एक नाटक ग्रंथ का सहारा लिया, और जिसकी रचना संभवतः वज्जिका नाम की किसी कवयित्री ने किया था। इस नाटक में एक कथा मिलती है जिसका सारांश इस प्रकार है कि मगध में सुंदर वर्मा नामक एक क्षत्रिय शासन राज करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसने चंडसेन नामक एक व्यक्ति को गोद लिया। चंडसेन राजाओं को कारस्कर कहा गया। कुछ समय पश्चात सुंदर वर्मा को कल्याण वर्मा नामक एक अपना पुत्र उत्पन्न हुआ। कल्याण वर्मा के जन्म से चंडसेन को बड़ी निराशा हुई। उसने मगध के वैरी मलेच्छ लिच्छवियों के साथ संबंध स्थापित कर अवसर पाकर कुसुमपुर या पाटलिपुत्र को घेर लिया, और युद्ध में सुंदर वर्मा मार डाला गया तथा चंडसेन मगध का राजा बन बैठा। जायसवाल ने कौमुदी महोत्सव नाटक के चंडसेन की समता गुप्त वंश के तीसरे शासक चंद्रगुप्त प्रथम के साथ स्थापित किया है, और चंद्रगुप्त प्रथम का भी लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध था, और कौमुदी महोत्सव के अनुसार चंडसेन ने भी लिच्छवी कुल में अपना संबंध स्थापित किया। तो कौमुदी महोत्सव में लिच्छवियों को मलेच्छ कहा गया है। इस आधार पर ये कहते हैं कि ये शूद्र वर्ग थे। जायसवाल ने अपने मत का समर्थन कुछ अन्य प्रमाण भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि चंद्रगोमिन के व्याकरण में एक सूत्र वृत्ति में अजयत जर्टो हुड़ान अर्थात जट लोगों ने हुड़ों को जीता था लिखा हुआ है। प्रभावती गुप्ता जो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे ने अपने पूना ताम्रपत्र में अपने को धारण गोत्र बताया है, और यह गोत्र उसके पिता का था, क्योंकि उसका पति वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय विष्णु वृद्धि गोत्र का ब्राह्मण था। मत्स्य पुराण का भी यह कथन उद्धृत किया गया है कि महानंदी के बाद शूद्र योनि के राजा पृथ्वी पर शासन करेंगे। ततः प्रभृत्य राजानो भविष्यन्ति शूद्र योनयः, ऐसा कहा गया है। अब ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस कथन से भी गुप्तों की निम्न उत्पत्ति के संकेत मिलते हैं, लेकिन इन सभी प्रमाणों के आधार पर जायसवाल महोदय गुप्तों को शूद्र और निम्न जात करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन यह प्रमाणित नहीं हो पाता। एक वैश्य होने का मत प्रचलित है, तो इसमें एलन, एस.के. आयंगर, अनंत सदाशिव अल्टेकर, रोमिला थापर, रामशरण शर्मा जैसे विद्वान गुप्तों को वैश्य मानते हैं। अपने मत के समर्थन में अल्टेकर महोदय ने विष्णु पुराण के एक श्लोक का सहारा लिया, जिनके अनुसार ब्राह्मण अपने नाम के अंत में शर्मा शब्द, क्षत्रिय वर्मा शब्द, वैश्य गुप्त शब्द और शूद्र दास शब्द लिखेंगे। ये इन्होंने एक श्लोक का सहारा लिया। वो श्लोक इस तरह था कि सर्मेति ब्राह्मणस्युक्तम वर्मेति छत्र संश्रयम गुप्त दासात्मकम नाम प्रसन्नतम वैश्य शूद्रयोः। तो इस आधार पर यह कहते हैं कि गुप्त जो थे वो वैश्य थे। गुप्त राजाओं के नामांत में गुप्त शब्द जुड़ा है, और इसको देख करके इन्होंने इनको वैश्य जाति से संबंधित कर दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुप्त वंश के दूसरे सम्राट घटोत्कच के नाम के अंत में गुप्त शब्द नहीं जुड़ा मिलता। अभिलेखों में उसे केवल महाराजा घटोत्कच ही कहा गया। वास्तविकता यह है कि गुप्त नाम इस वंश के संस्थापक का था, और सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने इसे अपने नाम के अंत में प्रयुक्त किया था। अब प्राचीन भारतीय साहित्य में हमें अनेक ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो यद्यपि कि वैश्य नहीं थे तथापि उनके गुप्त शब्द अपने नामांत में धारण किया था। जैसे उदाहरण के लिए कौटिल्य जो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे और उनका नाम विष्णुगुप्त भी था। तो इस प्रकार यह भी गुप्त शब्द के आधार पर राजवंश गुप्त को वैश्य कहना लगभग समीचीन नहीं होगा। क्षत्रिय होने का अगर मत देखें तो सुधाकर चट्टोपाध्याय, रमेश चंद्र मजुमदार, गौरी शंकर, हीराचंद्र ओझा इत्यादि कुछ विद्वान हुए हैं, और इनको अपने तर्क देते हैं कि जैसे पंचोभ, ये बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है, वहाँ से प्राप्त एक अभिलेख है, गुप्त वंश का इसमें उल्लेख हुआ है। और इस गुप्त वंश के लोग अपने को पांडव अर्जुन का वंशज मानते थे तथा शैव मतानुयायी थे।
अब इस गुप्त वंश की पहचान सम्राट गुप्त वंश से की गई है तथा पांडव अर्जुन के आधार पर उन्हें क्षत्रिय माना गया है। इसी तरह जावा से प्राप्त तंत्रिक कामंडक नामक ग्रंथ में महाराज ऐश्वर्यपाल का उल्लेख मिलता है। वह अपने को इक्ष्वाक वंशीय अर्थात सूर्यवंशी क्षत्रिय कहता है तथा समुद्रगुप्त का वंशज बताता है। गुप्तों का लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध था। लिच्छवियों को क्षत्रिय माना गया है, अतः गुप्त लोग भी क्षत्रिय रहे होंगे। परंतु ये सभी तर्क निर्बल हैं और इनकी समीक्षा आधार पर किया जा सकता है कि पंजोब के लेख में गुप्त वंश का उल्लेख, वहाँ गुप्त राजवंश नहीं प्रतीत होता। तंत्रिक कामंडक एक मध्यकालीन रचना है जिसे गुप्त इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक नहीं माना जा सकता। सिरपुर अभिलेख का चंद्रगुप्त गुप्त वंशी नहीं प्रतीत होता क्योंकि दोनों की वंश परंपराएं अलग अलग हैं। तो इन तर्कों के आलोक में गुप्तों को क्षत्रिय मानने का मत ज़्यादा सबल प्रतीत नहीं होता है। ब्राह्मण होने का भी मत एक दिया गया है। तो गुप्तों की उत्पत्ति के विषय में जितने भी मत दिए गए हैं उनमें उनको ब्राह्मण जाति से संबंधित करने का मत कुछ तर्क संगत प्रतीत होता है। उल्लेखनीय है कि गुप्तवंशी लोग धारण गोत्र के थे। उसका उल्लेख चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता ने अपने पूना ताम्रपत्र में किया है। परम भागवतो महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्तस्य दुहिता धारण सगोत्रा श्री प्रभावती गुप्ता, ऐसा उल्लेख मिलता है। यह गोत्र उसके पिता का ही था और क्योंकि उसका पति वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय विष्णुवृद्धि गोत्र का ब्राह्मण था, यह गोत्र ब्राह्मणों का था। हेमचंद्र राय चौधरी धारण का दादात में शुंग शासक अग्निमित्र के प्रधान महिषी धारणी, जिसका उल्लेख कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम में मिलता है, से स्थापित करते हुए यह प्रतिपादित करते हैं कि गुप्त लोग उसी के वंशज थे। किंतु इस प्रकार के निष्कर्ष के लिए कोई प्रमाण नहीं है। स्कंद पुराण में ब्राह्मणों के 24 गोत्र गिनाए गए हैं, जिनमें 12वां गोत्र धारण गोत्र है। इस ग्रंथ में धारण गोत्रीय ब्राह्मणों के जिन चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख हुआ है वे सभी गुप्त सम्राटों के व्यवहार एवं चरित्र में देखा जा सकता है। प्रभावती गुप्ता चूंकि ब्राह्मण वर्ण की थी, अतः उसके द्वारा अपने पुरोहित के गोत्र को धारण किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है। अब कदम्ब नरेश धर्म महाराजाधिराज की उपाधियां धारण करते थे। इस कुल की कन्याओं का विवाह भी वाकाटक तथा गंग जैसे ब्राह्मण कुलों में हुआ था। हमें कोई भी प्रमाण ऐसा नहीं मिलता जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि कदम्ब कुल की कोई कन्या किसी ब्राह्मणेतर कुल में ब्याही गई थी। यह कहा जा सकता है कि यदि गुप्त लोग ब्राह्मण नहीं होते तो वैवाहिक संबंध प्रतिलोम विवाह की कोटि में आता, जिसमें कन्या अपने से निम्न वर्ण में दी जाती है। इस प्रकार का विवाह स्मृत ग्रंथों में निंदनीय माना गया है। गुप्त काल में प्रतिलोम विवाहों के उदाहरण बहुत कम प्राप्त होते हैं। कदम वंशी लोग उच्च कुल के ब्राह्मण थे, अपने व्यवहार द्वारा शास्त्रोल्लंघन नहीं कर सकते थे। अब इस प्रकार विभिन्न मतों की समीक्षा करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गुप्तों की जाति का प्रश्न हमारे ज्ञान की वर्तमान अवस्था में असंदिग्ध रूप से हल नहीं किया जा सकता है। हमें संभावित रूप से, स्पष्ट रूप से नहीं बच्चों, हमें संभावित रूप से उन्हें क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण वर्णों में से किसी एक के साथ संबंध करना होगा और बहुत संभव है कि वे ब्राह्मण ही रहे होंगे। अगर गुप्तों के मूल निवास स्थान के बारे में बात किया जाए बच्चों, तो बंगाल का एक मत आता है कि लोग कहते हैं कि वो मूल स्थान जो है बंगाल था। उसके 500 वर्षों में हुई लून नामक एक चीनी यात्री नालंदा आया था और यहाँ चिल्कितो श्रीगुप्त नामक राजा ने चीनी भिक्षुओं के लिए मंदिर बनवाया था तथा उसका निर्वाह के लिए 24 गांवों की आमदनी दान में दिया था और यह चीन का मंदिर कहा जाता था और मी ली किया सी किया पोनो मृग शिखावन नामक मठ के पास स्थित था, जिसकी दूरी नालंदा से 40 योजन पूर्व की ओर गंगा नदी के किनारे पड़ते थे और इन विद्वानों ने श्री गुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना है। अब गुप्त वंश के संस्थापक का नाम महाराज गुप्त था, जबकि चिल्कितों का भारतीय रूपांतर श्री गुप्त होता है।
मगध का अगर स्थान देखें तो पुराणों में दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि गुप्तों का आदि संबंध मगध से था। विंटेनिज का विचार है कि विष्णु पुराण गुप्तकालीन रचना है, अतः इसे गुप्तों के इतिहास के संबंध में प्रामाणिक माना जा सकता है। और विष्णु पुराण की कुछ पांडुलिपियों में अनुगंगा प्रयागम मगधाः गुप्ताश्च भोक्ष्यन्ते, अर्थात प्रयाग तथा गंगा के किनारे के प्रदेश पर मगध के गुप्त लोग शासन करेंगे, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। वायु पुराण में किसी गुप्त शासक के साम्राज्य सीमा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि गंगा नदी के किनारे प्रयाग तथा साकेत और मगध के प्रदेशों का गुप्त वंश के लोग उपभोग करेंगे। वो इस तरह से है कि अनुगंगा प्रयागश्च साकेतम मगधांतस्था एतान जनपदान सर्वान भोक्ष्यन्ते गुप्त वंशजा। तो इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि वे लोग मगध के रहने वाले थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी एक उल्लेख प्राप्त होता है कि चूंकि गुप्त वंश के प्रारंभिक लेख तथा सिक्के पूर्वी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए, अतः उनका मूल निवास स्थान इसी क्षेत्र में रहा होगा। इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि गुप्तों के प्राचीनतम स्वर्ण सिक्के, जिस पर चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार है, इनमें अधिकांश पूर्वी उत्तर प्रदेश से ही मिले हैं। प्रारंभिक गुप्त लेखों में 8 इसी क्षेत्र से मिलते हैं। गुप्तों का सबसे महत्वपूर्ण लेख प्रयाग से मिला है, जो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन करता है। इस प्रकार उत्पत्ति के ही समान गुप्तों के मूल निवास स्थान का प्रश्न भी स्पष्ट प्रमाणों के अभाव में विवाद का विषय बना हुआ है। स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते। अब गुप्त राजवंश के प्रारंभिक इतिहास की अगर बात करें तो गुप्त राजवंश की स्थापना 275 ईस्वी में महाराज गुप्त द्वारा किया गया था। अब 2 मुहरे, जिनमें से एक के ऊपर संस्कृत तथा प्राकृत मिश्रित मुद्रा लेख गुप्तस्य तथा दूसरे के ऊपर संस्कृत में श्री गुप्तस्य अंकित है, उससे संबंधित की जाती है, परंतु इस संबंध में हम निश्चित रूप से कुछ कह नहीं सकते। गुप्त वंश का दूसरा शासक महाराजा घटोत्कच हुआ, जो श्रीगुप्त का पुत्र था। प्रभावती गुप्ता के पूना तथा रिद्धपुर ताम्रपत्रों में उसे ही गुप्त वंश का प्रथम शासक या आदिराज बताया गया है। प्राचीन भारत के कई स्वतंत्र राजवंशों जैसे लिच्छवी, मगध, भारसी, वाकाटक आदि के शासक भी केवल महाराज की उपाधि धारण करते थे। महाराजाधिराज की उपाधि का प्रयोग सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया। ऐसा प्रतीत होता है कि शकों में प्रयुक्त क्षत्रप महाक्षत्रप की उपाधियों के अनुसरण पर ही उसने ऐसा किया था। बाद में भारतीय शासकों ने इस परंपरा का अनुकरण किया तथा महाराज की उपाधि सामंत स्थिति की सूचक बन गई। वास्तविकता जो भी हो, इतना स्पष्ट है कि महाराज गुप्त तथा घटोत्कच अत्यंत साधारण शासक थे, जिनका राज्य संभवतः मगध के आसपास ही सीमित था और इन दोनों राजाओं ने 319 ईस्वी के लगभग राज्य किया होगा। अब बच्चों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम का, जो लगभग 319 से लेकर के और 335 ईस्वी के बीच में शासन किए थे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।